जब मैं सो रही थी तो मेरी 5 साल की बेटी ने चुपके से मेरा फोन ले लिया और एक पॉपुलर एक्ट्रेस से कनेक्ट हो गई। मम्मी, डैडी बीमार है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? लाइव स्ट्रीम पर तुरंत लाखों व्यूअर्स आ गए। चैट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। बच्चे के पैसे मांगने की वजह से नहीं, बल्कि उस छोटे से चेहरे की वजह से। वह लगभग एक्ट्रेस की कार्बन कॉपी थी। मेरी बेटी ने घबराकर अपनी जेब से मेरी मेडिकल रिपोर्ट निकाली, उसे कैमरे के सामने किया और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही, डॉक्टर ने यही लिखा है, डैडी को बहुत सीरियस बीमारी है, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करते। प्लीज हमें ढूंढने मत आना और उन्हें यह मत बताना कि मैंने पैसे उधार लिए हैं, ठीक है? मैं वादा करती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। अगले ही सेकंड जब एक्ट्रेस ने डायग्नोसिस देखा तो उसकी आंखें फट गईं और ट्रेंडिंग टॉपिक फट गया। एक्ट्रेस की बेटी ने अपने पिता से उनकी बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे उधार लिए, जो तुरंत ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। उस दिन जब मैं बाथरूम में खून की उल्टी कर रहा था तो मेरी बेटी की परदादी ने अचानक मुझे देख लिया। पूरा सिंक खून से सना हुआ था। मेरी छोटी बच्ची वहीं खड़ी रो रही थी। उसकी हमेशा की तरह कमजोर आवाज अब डर से भर गई थी। डैडी, क्या हुआ? आपको इतनी खून की उल्टी क्यों हुई? क्या आप बीमार हैं डैडी? छोटी बच्ची बहुत डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अचानक अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और जबरदस्ती अपने मुंह और गले में जमा खून निगल लिया। अपना दूसरा हाथ अपने पेट पर रखकर मैं नीचे बैठ गया, ऐंठन और दर्द सहते हुए, और अपनी परदादी को दिलासा दिया, दादी डरो मत, डैडी ठीक है। लेकिन मेरी परदादी को मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो बस सिंक से रोते हुए बोली, लेकिन डैडी आपको बहुत खून की उल्टी हुई है। हाँ, दादी डॉक्टर को बुलाएंगी, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। अपनी बेटी को फूट फूट कर रोते देखकर मैं जबरदस्ती उठा, उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। दादी रो मत, पापा बिल्कुल ठीक है, पापा डॉक्टर को दिखा चुके हैं। लेकिन तुमने डॉक्टर को दिखाया है तो तुम्हें खून की उल्टी क्यों हुई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पापा अपनी दवा लेना भूल गए थे। मेरी आवाज धीमी और कमजोर थी। मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें टूटे हुए आंसुओं से कांप रही थीं। क्या ये सच है पापा? आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने अपना सिर हिलाया। पापा दादी से झूठ क्यों बोलेंगे? दादी, क्या तुम पापा की दवा ला सकती हो? वह हमारे बिस्तर के पास दराज में है, वहाँ एक दवा का बैग है। मैं पापा को सोफे पर आराम करने में मदद कर दूं। मेरी बेटी सिर्फ 4 साल की थी, बहुत छोटी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि मैं गिर जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरी दादी, अगर पापा गुजर गए तो तुम क्या करोगी? तुम कितनी छोटी हो। सोफे पर बैठने के बाद मेरा इंतजार करो, मैं दवा लेने जाकर अभी आती हूँ। जल्द ही वह मेरा दवा का बैग वापस ले आई। दादी दवा से भरा बैग देखकर चौंक गईं। अगले ही पल उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। डैडी, इतनी सारी दवा, क्या इसे लेने के बाद आप ठीक हो जाएंगे? मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और उन्हें दिलासा देने से पहले अपने आंसू रोके, डैडी दवा लेने के बाद ठीक हो जाएंगे, दादी डरो मत, ठीक है, मैं डैडी के लिए पानी लाती हूँ। छोटे बच्चे ने कप लिया, पानी का गिलास लेने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा और सावधानी से वापस चला गया। डैडी जल्दी से अपनी दवा ले लो, इसे लेने के बाद आपको बेहतर महसूस होगा। मैंने सिर हिलाया, दवा का बैग खोला और उल्टी रोकने वाली और दर्द की दवा ले ली। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे पूरी तरह से कमजोरी महसूस हुई। मैं बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहती थी। मैंने बाथरूम में पानी की आवाज कम सुनी, अपनी आंखें खोली और देखा कि दादी अपनी आस्तीन ऊपर करके एक छोटे से स्टूल पर खड़ी थी और कपड़े से मेरी उल्टी से निकले खून के धब्बे पोंछ रही थी। उसके गोल मटोल छोटे हाथ पोंछ रहे थे और धो रहे थे। मैं जोर से चिल्लाया, दादी इसे वहां रख दो, डैडी पोंछने में मदद करेंगे। डैड, दादी अब बड़ी हो गई हैं, वो भी बहुत अच्छे से सफाई कर सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम सिर्फ 4 साल के हो। मेरा गला रुंध गया और मैं बोल नहीं पाया। मैंने आंख के कोने से टेबल पर रखे एक कागज पर नजर डाली। ये हॉस्पिटल का डायग्नोसिस था और मैं साफ साफ देख पा रहा था कि उस पर लिखा था, पक्का 47 कैंसर सेल्स लिवर और फेफड़ों में फैल गए हैं। मैं बस थोड़ी देर लेटना चाहता था, लेकिन मैं सो गया और 5 घंटे सोया। जब मैं उठा तो मेरे ऊपर का कंबल रजाई बन गया था। मेरा भाई, जो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, वापस आ गया था और दादी के साथ मेरे सामने बैठा था। मेरे भाई के चेहरे पर उलझन थी और वह बोलने में झिझक रहा था। दादी दोषी लग रही थी, जैसे उन्होंने कुछ गलत किया। उसकी पलकों पर लकीरें थीं और आंखें लाल थीं, साफ तौर पर रोने की वजह से। उन दोनों ने, एक बड़ी और एक छोटी, कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज भारी और बेजान थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। पापा, मैंने कुछ गलत कर दिया। क्या हुआ? दादी, उन्होंने हमारी वॉइस चैट सुनी और फिर वो पैसे उधार लेने के लिए लियू रुयान के पास गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या दादी पैसे उधार लेने के लिए लियू रुयान के पास गई? आज दोपहर लियू रुयान फैंस से बातचीत करने के लिए लाइव हुई और दादी उनसे सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई। उस समय लाइव स्ट्रीम में 10 मिलियन लोग थे और यह पहले से ही ट्रेंड कर रहा है। मैंने तुरंत अपना फोन खोला और ट्रेंडिंग टॉपिक पर क्लिक किया। लियू रुयान की बेटी अपने पिता के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे उधार लेने के लिए उनसे लाइव स्ट्रीम पर कनेक्ट होती है। टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक लियू रुयान और उनकी बेटी के लाइव स्ट्रीम कनेक्शन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी। आर्टिकल में लिखा था, आज दोपहर एक्ट्रेस लियू रुयान ने लाइव स्ट्रीम पर फैंस से बात की और उनकी बेटी अपने पिता के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पैसे उधार लेने के लिए उनसे जुड़ी। मेरा दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। मैंने वीडियो खोला और लियू रुयान कैमरे के सामने बैठी थी, बहुत ही आकर्षक। उन्होंने ब्लैक क्रिस्टल ड्रेस और नाजुक हाई हील्स पहनी हुई थी और दर्शकों के कमेंट्स का जवाब दे रही थी। जब उन्होंने दादी को कैमरे पर देखा तो वह एकदम से रुक गए और बताया कि दादी कितनी हद तक उनकी तरह दिखती हैं। वह उनकी कार्बन कॉपी थी, एक छोटा रूप। लाइव स्ट्रीम चैट कुछ सेकंड के लिए खाली हो गई, फिर हंगामा मच गया। ये कौन है? ये बिल्कुल हमारी देवी जैसी दिखती है। जब सब सोच रहे थे, दादी ने आंखों में आंसू भरकर लियू रुयान को देखा और रोते हुए कहा, मॉम, मेरे डैड बीमार हैं, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? तुमने मुझे क्या कहा? दादी
दादी ने फिर पुकारा, मॉम क्या तुम बता नहीं सकती, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पापा ने आज बहुत खून की उल्टी की। मैं बहुत डरी हुई हूँ, उन्हें बहुत सीरियस बीमारी है और उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। दादी और भी जोर से रोने लगी। उनके आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उनका नाजुक चेहरा आंसुओं और नाक बहने से भर गया था। वह खुद से बातें करती रही। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि लियू रुयान ने पूछा था कि उनके पापा कौन है। डर था कि लियू रुयान उन पर यकीन नहीं करेंगी। दादी ने खुद को साबित करने के लिए मेरी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। माम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, डॉक्टर ने यही लिखा है। मेरे पापा को बहुत सीरियस बीमारी है, लेकिन वह तुम्हें पसंद नहीं करते, इसीलिए हमें ढूंढने मत आना और उन्हें ये मत बताना कि मैंने पैसे उधार लिए हैं, ठीक है? मैं वादा करती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। जब लियू रुयान ने डायग्नोसिस देखा तो उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। तभी दादी ने अचानक कॉल काट दी। ब्लैक स्क्रीन पर मैंने खुद को आंसू बहते हुए देखा। मेरे मन में दादी थी जो बेकाबू होकर और बेबस होकर रो रही थी। आंसू गिर रहे थे और कंबल पर दाग लगा रहे थे। दादी ने मुझे रोते हुए देखा तो वे घबरा गईं। वे दौड़ कर आईं और मुझे गले लगा लिया। वे घबराई हुई और बेबस थी। डैडी रो मत। दादी जानती हैं कि वे गलत थी। आप दादी को मार सकते हैं, डांट सकते हैं, बस रोना मत। अगले ही पल वे फूट फूट कर रोने लगी और अपने छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगी। डैडी रो मत, ये दादी की गलती है। दादी शरारती थी। दादी को मम्मी से पैसे उधार नहीं लेने चाहिए थे। डैडी रो मत। डैडी प्लीज दादी को सजा दो, ठीक है? मैंने उन्हें कसकर गले लगाया। मेरी भावनाएं चरम पर थीं। मेरे चेहरे पर आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई बांध टूट गया हो। मेरी दादी, आपने ये डैडी के लिए किया? डरी हुई और बेबस मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ से मदद मांगी। मैंने क्या गलत किया था? मैं आपको दोष कैसे दे सकती थी? आप इतने छोटे, इतने समझदार और अच्छे व्यवहार वाले थे। मैं सच में आपको इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे बंद आंखों ने चुना था। मेरे जन्म देने वाले माता पिता ने मुझे जन्म के समय ही छोड़ दिया था क्योंकि मैं काम करने के लिए बहुत कमजोर था। उन्होंने मुझे पालने के बजाय किसी और को दे दिया। मेरे गोद लेने वाले माता पिता ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, मुझे अपने बच्चे की तरह पाला, मुझे एक प्यार करने वाले परिवार में बड़ा होने दिया। ऐसा लगता है कि किस्मत हमेशा मेरे साथ मजाक करती है। ऐसा लगता है कि वह मुझे खुश नहीं देख सकती। बदकिस्मती ने मेरी प्यारी माँ को मुझसे छीन लिया, मुझे 8 साल का और मेरे कमजोर और बीमार पिता को छोड़ दिया। हम गुजारे के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे और हमारे दिन काफी खुश थे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मुझे एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे ग्रेड के साथ एडमिशन लेटर मिला। मैं अपने पिता को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पिता मेरे साथ आए। मेरे पिता मान गए, लेकिन उसी दिन बदकिस्मती ने फिर से दस्तक दी। बंद आंखों ने मेरे पिता को चुना। मैं रोया और भगवान से विनती की कि मेरे पिता को मुझसे दूर न करें, मेरे परिवार के इकलौते सदस्य को मुझसे दूर न करें। लेकिन इस मामले में भगवान का कोई दखल नहीं था। मेरे पिता बीमारी की वजह से चले गए। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन हमारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आग लग गई और आग मेरे घर तक फैल गई। मेरा बचा हुआ इकलौता घर भी चला गया और मेरा कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर भी जल गया। उस दिन के बाद अकेलापन मेरा हमेशा का साथी बन गया। बाद में मैं लियू रुयान से मिली और उनसे बेकाबू होकर प्यार करने लगी। मुझे लगा कि आखिरकार इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार करता है। मुझे लगा कि मुझे खुशियों की सौगात मिली है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह खुशी नहीं बल्कि बदकिस्मती थी जो मुझ पर फिर से आ गिरी थी। नाई ने अचानक कॉल काट दी क्योंकि उसका भाई चेंजी वापस आ गया था। चेंजी ने बताया कि डायग्नोसिस रिपोर्ट में घर का पूरा पता और फोन नंबर था। नाई के हाथ में एक पत्थर था जिससे घर का पता तो ब्लॉक हो गया लेकिन फोन नंबर नहीं। कॉल खत्म होने के बाद मेरा फोन अलग अलग नंबरों से बजता रहा, इसलिए उसने जल्दी से सिम कार्ड निकाल दिया और अकाउंट को प्राइवेट मैसेज एक्सेप्ट न करने के लिए सेट कर दिया। मुझे जगाने की हिम्मत न होने पर वह सोफे पर बैठकर मेरे जागने का इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसके भाई ने आवाज लगाई, नाना दरवाजा खोलने गई। ये तुम्हारी गॉड मदर है। नाना तुरंत अपने छोटे पैरों से दरवाजे की तरफ भागी। 2 सेकंड बाद मैंने नाना को हैरानी से पूछते सुना, कैसे हो? तुम्हें ये जगह कैसे मिली? मैं बाथरूम से बाहर आया और इधर उधर देखा। मैंने लियू रुयान को देखा जिससे मैं 5 साल से प्यार करता था। जैसे ही हमारी नजरें मिली मेरा दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। जब मुझे होश आया तो लियू रुयान ने मुझे कसकर गले लगा लिया था जैसे उसे डर हो कि मैं भाग जाऊंगा। यूरो, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढे बन रही हूँ? तुम क्या सोच रहे थे? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और तुम गुजारा नहीं कर सकते थे तो तुम मुझे फोन कर सकते थे। तुम अपनी बेटी को नकली मेडिकल रिकॉर्ड के साथ मेरे पास कैसे आने दे सकते थे? मैंने शी यू की एक्स लवर को धक्का दिया और उससे रूखेपन से पूछा, तो तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं गुजारा नहीं कर सकता, इसलिए तुमने जानबूझकर अपनी बच्ची को नकली मेडिकल रिकॉर्ड के साथ पैसे मांगने के लिए अपने पास आने दिया। लियू रुयान अपने एजेंट के साथ आई। उसे मेरे बारे में तब पता था जब मेरा लियू रुयान के साथ अफेयर चल रहा था। उसने मुझे कभी ठीक से नहीं देखा जब तक यह पता नहीं चला कि मैं लियू रुयान का आराम करने वाला आदमी हूँ। मेरे सवाल सुनकर उसने सीधे सीधे जवाब दिया, तुम अब बिल्कुल ठीक खड़े हो। तुम्हें कैंसर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तुम्हारे पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है, कोई स्किल नहीं है। तुम जरूर कंगाल हो और रुयान से कुछ पैसे ठगने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। और बात को और खराब करने के लिए तुमने जानबूझकर बच्चे से उसके लाइव स्ट्रीम के दौरान रुयान से कांटेक्ट करवाया, साफ तौर पर बाहरी दुनिया को उसके होने का पता चलने के लिए, और उम्मीद थी कि पब्लिक प्रेशर का इस्तेमाल करके रुयान के पास वापस आ जाओगे। लियू रुयान ने अपने मैनेजर की बात नहीं मानी और मुझे फिर से प्यार से गले लगाते हुए कहा, आह युआन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें हमेशा से ढूंढ रही थी, तुम्हारे मेरे पास वापस आने का इंतजार कर रही थी। फैंग युआन, तुम जीत गए। मैं तुमसे सच में प्यार करता
करती हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैंने मजाक उड़ाया। उसने एक बार कहा था कि वह मुझसे सच में प्यार करता है, एक से ज्यादा बार। मुझे उस पर सच में यकीन था, लेकिन बाद में मुझे गलती से पता चला, मुझे उसके फोन में राज पता चले तो पता चला कि वह मुझसे प्यार नहीं करता था। उसके प्यार भरे शब्द बस मुझे फंसाने का एक तरीका थे, अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी चाहत के लिए मुझे एक जरिया, अपनी इच्छाओं को कम करने का एक जरिया बनाना। अपने पिता को उनकी बीमारी से बचाने के लिए मैंने रिश्तेदारों से बहुत सारे पैसे उधार लिए। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मैंने कर्ज चुकाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। यह मेरी माँ की मौत के बाद दूसरा साल था। खाना डिलीवर करते समय मेरा सामना एक अजीब कस्टमर से हुआ जिसने मेरे खाने पर शर्त लगाई और मेरे कमीशन से 500 युआन काट लिए। यह वह कमीशन था जो मैंने 3 दिनों तक दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम करने के बाद कमाया था। मेरे पिता की मौत के बाद से मैं बेपरवाह हो गया था, लेकिन उस दिन मैं आखिरकार टूट गया। मैं पार्क में रुका और अपनी इमेज को नजरअंदाज करते हुए फूट फूट कर रोया। आसपास बहुत से लोग थे, लेकिन किसी ने मुझे दिलासा नहीं दिया। इसके बजाय बड़े लोगों ने मुझे शोर मचाने के लिए डांटा और कहीं और जाकर रोने को कहा। सिर्फ एक लड़की, उसने मुझे गले लगाया, धीरे से मेरी पीठ थपथपाई और पूछा कि मैं इतना जोर से क्यों रो रहा हूँ। क्या हुआ? उसने पूछा। उस पल मुझे लगा जैसे वह मुझे बचाने वाली कोई परी हो। मैंने अपना चेहरा पोंछा। मैं पूरी तरह से उस पर फिदा हो गया था। उसने हल्के नीले रंग का स्वेटर और सफेद स्कर्ट पहनी हुई थी और एक मास्क पहना हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मुझे याद है मेरे पहले शब्द थे, क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम कैसी दिखती हो? जरूर, लेकिन यहाँ नहीं। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि बहुत ज्यादा लोग थे। मुझे लगा कि वह कम्युनिटी से होगी, इसलिए मैंने उसे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बिठाया और भीड़ से दूर ले गया। जैसे ही उसने अपना मास्क उतारा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मेरा एड्रेनालाइन बढ़ गया और मेरे शरीर का खून भी गर्म हो गया। वह एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे मेरिडियन खुल गए हों और अचानक मेरे पास एक रिश्ते में होने के बारे में मेरे विचार। मैं अपने सामने वाले इंसान के साथ रहना चाहता था और मैंने भविष्य के लिए तरह तरह के हालात सोचने शुरू कर दिए। मैं हमेशा पैसा कमाने में व्यस्त रहा हूं और मनोरंजन उद्योग का अनुसरण नहीं करता, इसलिए मैंने उन्हें एक महिला सेलिब्रिटी के रूप में नहीं पहचाना। मैं बस इतना जानता था कि मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरा नाम फैंग युआन है। क्या आप मुझे डेट करना चाहते हैं? जरूर। मेरा नाम लियू रुयान है। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन पेपराजी लियू रुयान का पीछा कर रहे थे। यही वजह है कि वह उस पार्क में आ गई। मैंने उससे पूछा कि वह उस समय मेरे पास क्यों आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटा लड़का बहुत रो रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उसे गले लगाना चाहता था। जब हम पहली बार साथ आए तो लियू रुयान अपने करियर के चरम पर थी। जब मैंने अपने सभी शेष कर्ज चुका दिए तो उसने कहा कि वह अभी आधिकारिक तौर पर हमारे रिश्ते की घोषणा नहीं कर सकती और मुझे समझने के लिए कहा। उसने कहा कि उसके साथ होने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। वह परिवार का समर्थन करने के लिए काम पर चली गई, जबकि मुझे केवल घर पर उसका इंतजार करने की जरूरत थी। वह लौटते ही मुझसे मिलना चाहती थी। उस समय मेरा दिल और आत्मा उससे भर गए थे। इस सच्ची फीलिंग की वजह से मैं कुछ भी करने को तैयार था। इसीलिए मैंने अपनी सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दिन मैं शांत खाली घर में उसके घर आने का इंतजार करता था। वह बहुत प्यारी थी। उसका शेड्यूल हमेशा बिजी रहता था और जब वह घर आती थी तो हमारा साथ बहुत कम समय के लिए होता था। वह बहुत चिपकू और प्यार करने वाली थी। हमेशा मुझ पर मीठी मीठी बातें करती थी। जब तक मुझे लियू रुयान के फोन में सीक्रेट नहीं मिला, मुझे लगता था कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन यह सब मेरी तरफ से बस एक ख्वाहिश थी। मुझे शुरू में लगा था कि लियू रुयान का सीक्रेट एक रिलेशनशिप से जुड़ा गेम है, जहां कपल्स जानकारी शेयर कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप का टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिलेशनशिप जितना लंबा चलेगा, आप अपने पार्टनर के फोन को रियल टाइम में उतना ही ज्यादा मॉनिटर कर पाएंगे। आसानी से उनकी लोकेशन और फोन के इस्तेमाल को चेक कर पाएंगे, जैसे अनलॉक और लॉक टाइम, नेटवर्क कनेक्शन हिस्ट्री और रियल टाइम लोकेशन और एक्टिविटी पैटर्न। शुरू में मुझे लगा कि लियू रुयान मुझसे कनेक्ट करना चाहती है, इसलिए मैंने जल्दी से अपने फोन पर ऐप डाउनलोड किया और यूं ही उससे पूछा कि इसे कैसे डाउनलोड करते हैं। मैंने गलती से इसे डाउनलोड कर लिया था, तो मैंने सुझाव दिया, इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि तुम रोज क्या करती हो। चलो कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं, उसने कहा, इस तरह तो कोई प्राइवेसी ही नहीं रहेगी। उस पल मुझे निराशा हुई। उसे नहीं पता था कि मैं कितना परेशान था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे कनेक्ट नहीं होना चाहती थी, इसलिए नहीं कि उसे प्राइवेसी का डर था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि मुझे उसकी प्राइवेसी पता चल जाएगी। 5 साल बाद मिंगजिंग को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। मिंगजिंग में तुम्हारा स्वागत है। मुझे अभी भी याद है कि मैंने उसके फोन पर क्या देखा था। एक अजीब सा जुनून, किसी दूसरे आदमी के लिए उसका बहुत ज्यादा प्यार, एक चाहत जो लगभग सच हो गई और स्क्रीन पर फूट पड़ी। चैट हिस्ट्री में हजारों मैसेज, हर एक प्यार से भरा था, हर एक में मेरा जिक्र था, लेकिन हर एक ने कहा कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। 1 सितंबर 2019 मैं एक लड़के से मिली जो तुम्हारे जैसा दिखता था। उसने पूछा कि क्या मैं उसे डेट करना चाहती हूँ। मैं मान गई। अचेंग, तुम्हें पता होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, इसीलिए तुमने उसे मेरे पास भेजा। जिस दिन हम मिले, मुझे लगा कि यह पहली नजर का प्यार है। मुझे लगा कि स्वर्ग में मेरे पापा ने देखा कि मैं कितना परेशान हूँ, इसीलिए उन्होंने लियू रुयान को मेरे पास आने और मुझे ठीक करने का इंतजाम किया। 26 सितंबर 2019 अचेंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वह सच में तुम्हें याद करता है। उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है। मैंने अब से उससे अच्छे से प्यार करने का फैसला किया और उस दिन मैंने उसे पहले किस किया। उसे बताया कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और उसे पूछा कि क्या वह मुझे थोड़ा भी पसंद करता है। उसने हाँ कहा।
कहा 10 अक्टूबर 2019 अचेंग, आज तुम्हारी मौत की सालगिरह है, लेकिन मैं अब उसके साथ हूँ। वह न सिर्फ तुम्हारे जैसा दिखता है बल्कि उसकी आदतें भी वैसी ही हैं। जिस दिन मैंने खाना बनाने की पहल की उसने मुझे तुम्हारी और भी याद दिला दी। उस दिन हमने पागलों की तरह खाना बनाया। आखिर में मैं इतनी थक गई थी कि मैं स्पैचुला भी नहीं उठा पा रही थी। अगले दिन मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसने मेरी पीठ और पैरों की मालिश की और दलिया बनाने में मेरी मदद की। 30 नवंबर 2019 अशेंग, तुम कितने बेरहम हो। तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। अशेंग, चिंता मत करो, मैंने अपनी कसम नहीं तोड़ी है। मैं इस जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी, सिर्फ तभी जब मुझे सच में तुम्हारी याद आएगी। तो वह वफादारी को ऐसे बताता है। 2 दिसंबर 2019 अशेंग, मैं अब और खुद को रोक नहीं सकी। मैं वापस गई और उससे मेरे साथ लुका छिपी खेलने को कहा। मैंने उसे फिर से थका दिया, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। वह मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस दिन वह वापस आया वह मुझे दीवार से सटाने का इंतजार नहीं कर सका। उसने कहा कि उसे मेरी इतनी याद आई कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। तो उस दिन वह एक औरत की तरह था। 9 मार्च 2020 अशेंग, मैंने हमेशा उसे तुम्हारा माना है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। 1 जून 2020 अचेंग, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अचेंग, जब मैं उसके साथ था तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। मैंने उससे तुम्हारा सारा कर्ज चुकाया। बाद में मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं कांप रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे पढूं। पेड़ पर ध्यान से लिखे शब्दों में 2 शब्द भरे गए, सब्स्टिट्यूट। मैं उस आदमी का सब्स्टिट्यूट थी जिससे वह प्यार करती थी। कितना अजीब है, जिस औरत से मैं 5 साल तक प्यार करती थी वह कहती रही कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन असल में उसने मेरे साथ किसी दूसरे आदमी जैसा बर्ताव किया। प्यार के वो काम सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उसका अपने प्यार के लिए प्यार चरम पर पहुंच गया था और दवा ने काम कर दिया था। इसीलिए उसने मुझे आकर उसे ले जाने के लिए कहा। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह थी कि मैंने खुद को 5 साल के लिए बंद कर लिया था। समाज से पूरी तरह कट गया था। मेरी दुनिया सिर्फ लियू रोयान की थी। हालांकि मुझे साफ पता था कि मुझे चले जाना चाहिए, मुझे इस औरत को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरी गहरी भावनाओं ने मुझे उनसे पूरी तरह नाता तोड़ने से रोक दिया। उस दौरान मैं अक्सर अपना आपा खो देता था, जिससे लियू रोयान को गुस्सा आता था। मैंने काम छोड़ दिया और उसके साथ घर पर रहा ताकि उसके सो जाने के बाद मैं उसकी चैट हिस्ट्री देख सकूं। सबसे दर्दनाक चीज चाकू से कटना है। हर कट पिछले कट से ज्यादा दर्दनाक होता है, गहरा और गहरा, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ बहुत ज्यादा दर्द ही मुझे होश में ला सकता है। हजारों मैसेज मैंने उन्हें देखा, हंसते हुए उन्हें सबूत के तौर पर रखा। जिन दिनों में अक्सर लियू रोयान का फोन चेक करता था वह मरे हुए अचेंग को बार बार मैसेज करने लगी। मैंने तुमसे किया वादा तोड़ दिया, मुझे उससे प्यार हो गया है। वो तुम्हारा सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो फैंग युआन है, मेरा आदमी। अचेंग, मुझे दोष मत दो, मुझे उससे सच में प्यार हो गया है। इससे पहले कि मुझे यह पता चलता वह अभी भी जिससे वह प्यार करती थी उसके लिए अपनी चाहत जाहिर कर रही थी। उसने असल में उसे बताना शुरू कर दिया था, लेकिन जब मुझे पता चला तो उसे मुझसे प्यार हो गया। क्या यह अजीब है? क्या यह मजेदार नहीं है? उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ, उसे बस पता चला कि मैंने उसका राज देख लिया है। वह खुद को छोड़ने से रोकने के लिए कहती थी कि वह मुझसे प्यार करती है, यह सोचकर कि मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। यह सोचकर कि जब तक वह कहती रहेगी कि वह मुझसे प्यार करती है मैं उस पर विश्वास करूंगा और उसके साथ रहूंगा। तो उस रात उसने कॉन्फिडेंस से सोने का नाटक नहीं किया, बल्कि अपना गाल मेरी पीठ से सटा दिया। उसकी आवाज नरम थी, हनी मत देखो, अभी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने उसे जबरदस्ती दूर धकेल दिया, जिससे उसकी असली फीलिंग्स और दिखावटी झूठ सबके सामने आ गए और उसने बस नाटक करना बंद कर दिया। हंसते हुए कहा, फैंग युआन, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझसे ब्रेकअप करने की? मेरी हिम्मत है लियू रोयान, हम खत्म हो गए, अब मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हें मेरे खरीदे हुए कुछ भी लेने की इजाजत नहीं है। मैंने लियू रोयान को फिर से दूर धकेल दिया, उसे ठंडे और बेपरवाही से देखते हुए। लियू रोयान, तुम्हारा प्यार घिनौना है, ये घिनौना है। कितना इंटरेस्टिंग है, तुम नाटक भी कर रही हो। तुमने यह स्टंट सिर्फ सबको अपने और बच्चे के बारे में बताने के लिए किया है ताकि रोयान तुम्हारे पास वापस साथ आने के लिए आए, है ना? लियू रोयान ने भी ऐसा ही सोचा। वह आगे बढ़ी, फिर से मेरी कलाई छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज में हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट और नरमी थी, जैसे हमारे बीच 5 साल का अनबन कभी था ही नहीं। जब हम फैंग युआन पहुंचे तो तुमने चुपके से हमारी बच्ची को ले लिया और 5 साल की होने तक अकेले ही उसे पाला। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार नहीं करती? जेंग ने। ये शब्द एक नाजुक सुई की तरह थे जो मेरे पहले से ही छलनी दिल में चुभ रहे थे। मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। एक ऐसी हंसी जो जबरदस्त ठंड और मजाक से भरी थी, जिससे मेरे पेट का दर्द और भी बढ़ गया। लियू रोयान, नाटक करना बंद करो। मैंने निराशा से उसकी तरफ देखा। मेरी नजरें सर्दियों की बर्फ की तरह ठंडी थीं। हर शब्द उसके चेहरे पर लग रहा था। क्या तुम भूल गई हो कि जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो तुमने मुझे दफा हो जाने के लिए कहा था? तुमने जो कुछ भी खरीदा था वह सब कह दिया था, कुछ भी मत लेना। मैंने सिर्फ अपना आईडी कार्ड लिया और बिना पीछे देखे तुम्हारे घर से निकल गया। तुमसे सारा कांटेक्ट काट दिया। मुझे कैसे पता चलता कि तुम प्रेग्नेंट हो और मुझे हमारी बेटी को ले जाने का मौका कैसे मिलता? लियू रोयान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी भौहें तन गईं जब वह अपनी एजेंट सिस्टर हुआ की ओर देखने लगी। मैंने सिस्टर हुआ को साफ साफ बताया था। वह बीच में ही अचानक रुक गई। सिस्टर हुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें इधर उधर हो गईं। लियू रोयान की नजर से बचती हुई और मेरी नजर से भी बचती हुई। उसे इस तरह देखकर मैं आखिरकार मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान आंसुओं से ज्यादा दर्दनाक थी। अब तक तुमने अपनी अच्छी पुरानी सच बताओ, मैंने सिस्टर हुआ की ओर देखते हुए कहा। मेरी आवाज बहुत ज्यादा थकान से भरी हुई थी। 5 साल पहले तुम अपनी नई जन्मी दादी को लेकर मेरे पास आई थी। तुमने क्या कहा? तुमने कहा
कि यह लियो रोयान से मेरा बच्चा है। उसने इस बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अब अपने करियर के अहम मोड़ पर वह यह नहीं बता सकती थी। वह मेरी परवाह करती थी और बच्चे को किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकती थी। उसने उसे मुझे सौंप दिया, यह कहते हुए कि जब वह काफी पैसे कमा लेगी तो वह हम पिता और बेटी से मिलने वापस आएगी। तुमने यह भी कहा कि उसके लौटने से पहले मैं उससे बिल्कुल संपर्क नहीं कर सकती, बच्चे के होने के बारे में किसी को नहीं बता सकती, नहीं तो यह उसे और बच्चे को बर्बाद कर देगा। लेकिन सच क्या है लियो रोयान, तुम्हारा शरीर स्टील मिरर एंटरटेनमेंट ने पहले ही बर्बाद कर दिया था। तुम्हें डर है कि अपनी दादी को खोने के बाद तुम बच्चे पैदा नहीं कर पाओगी। मैं रुक गई, अपने पेट पर हाथ रखते हुए जो दर्द से ऐंठ रहा था। लियो रोयान का चेहरा जो मौत जैसा पीला पड़ गया था, उसे देखते हुए मैंने कहा, मैंने तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लिया था। उस समय जब मैंने दीवार पर उसी माँ और बच्चे की बनी बच्ची को देखा, उन आंखों को देखा जो बिल्कुल मेरी जैसी थी। भले ही मुझे उससे बहुत दुख हुआ था, फिर भी मैंने उस बच्ची को अपना लिया। मैंने अपनी बेटी के साथ 3 नौकरियां की, सबसे सस्ते किराए के कमरे में रही, उसे सिर्फ फार्मूला और दलिया खिलाया, उसे इतनी छोटी बच्ची से 5 साल की उम्र तक पाला। मैंने साल दर साल तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हें एक उभरते हुए सितारे से एक जानी मानी एक्ट्रेस बनते देखा, तुम्हें ऊंचे ऊंचे अवार्ड स्टेज पर खड़े होते देखा, फिर भी तुमने एक बार भी हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखा। बाद में मुझे आखिरकार समझ आया, तुम्हारी बेबस होने की सारी बातें, मुझे अपने दिल में रखने की सारी बातें, ये सब झूठ था। मेरी आवाज धीमी हो गई, फिर भी निराशा का बोझ था। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि बच्ची मेरे हाथों में है। तुम शायद ये भी भूल गई हो कि तुम्हारा भी कभी एक बच्चा था और तुम उसे कभी दुख नहीं पहुंचाओगी। कभी भी उस बच्चे का इस्तेमाल उसके शुगर डैडी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं करोगी। लियो रोयान, जिसमें दया की कोई भावना नहीं थी, वहीं जम गई। वह एक कदम पीछे हटी, सिस्टर हुआ को हैरानी से घूर रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी। सिस्टर हुआ, क्या उसने जो कहा वह सच है? सिस्टर हुआ का सिर और भी नीचे झुक गया, उसकी आवाज कमजोर और मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रोयान, मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रही थी। बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हारी हालत बहुत खराब थी और तुम बस बच्चे को दूर भेजना चाहती थी। मुझे डर था कि तुम्हें बाद में पछतावा होगा। फैंग युआन बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है और वह तुम्हारे प्रति बहुत ईमानदार है। मैंने सोचा कि बच्चे को उसके पास छोड़ना सबसे सुरक्षित ऑप्शन होगा। सबसे सुरक्षित? मैंने अचानक अपनी आवाज ऊंची की, जोर से खांसते हुए। मेरे मुंह के कोने से खून की एक बूंद मुश्किल से छिपी थी। मैंने उसे लापरवाही से पोंछा। उन्हें देखते हुए, आज के लिए इतना ही, आगे का एपिसोड अभी मिला नहीं है, जब मिल जाएगा तो उसको भी कर दूंगा और सब्सक्राइब लाइक कर देना।